हेलो, शुभ प्रभात बच्चों। मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। हम करेंगे आज क्लास 12th के हिंदी पाठ्य पुस्तक वृतांत भाग 2 का दूसरा पाठ जो आनंद यादव द्वारा रचित जूझ। और इस कहानी की व्याख्या 2 भागों में हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी व्याख्या का पार्ट तीसरा। इस कहानी में हमने देखा कि ये जूझ पाठ आनंद यादव द्वारा रचित स्वयं के जीवन संघर्ष की कहानी है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है और पढ़ाई पूरी ना कर पाने के कारण लेखक का मन हमेशा उसे कचोटता रहता था। उसके पिता, जिनको वह दादा कहकर संबोधित करता था, उन्होंने अपने स्वार्थों के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। वो जानता था कि दादा उसे पाठशाला नहीं भेजेंगे और आनंद जीवन में आगे बढ़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था खेती से कुछ मिलने वाला नहीं है। वो पढ़ेगा लिखेगा तो उसे बढ़िया सी नौकरी मिल जाएगी। तो आनंद एक योजना बनाता है। वो अपनी माँ को लेकर गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति दत्ताजी राव देसाई के पास जाता है और दत्ताजी राव ने उनकी पूरी बात सुनी। दादा को उनके पास भेजने के लिए कहा और दत्ताजी जो है उसके पिता को खूब फटकारते हैं। वो आनंद को भी बुलाते हैं और दादा ने भी कुछ बातें रखी कि आनंद को खेती के कार्य में मदद करनी होगी। तो आनंद ने वो सारी बातें सहर्ष मान ली थी। आनंद की पढ़ाई शुरू हुई। शुरुआत के दिनों में कुछ शरारती बच्चे, जैसे चांद का लड़का था जो उसे काफ़ी परेशान किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका पढ़ाई में मन लगने लगा। और अब हम देखेंगे इस कहानी की व्याख्या, जिसमें हम देखेंगे कि उसकी दोस्ती कक्षा के मॉनिटर वसंत पाटिल से हो जाती है, जो उससे उम्र में छोटा है परंतु शांत रहता है और उसे ठीक प्रकार से पढ़ाई करने की प्रेरणा भी वसंत पाटिल से मिलती है। कई परेशानियों से जूझते हुए आनंद ने शिक्षा का दामन नहीं छोड़ा। मराठी पढ़ाने के लिए जो सौंदेलगेकर आए, उन्होंने आनंद के हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ी। उसने भी कविताओं में रुचि लेनी प्रारंभ कर दी। उसने खेती के काम करते करते धीरे धीरे किस प्रकार वो कविताएं कंठस्थ करके मास्टर जी से वो कविताएं सीखने लगा और बड़े ध्यान से अपनी कविताओं का निर्माण भी करने लगा। बालक का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और उसकी काव्य प्रतिभा में किस प्रकार निखार आता है, अब हम देखेंगे कहानी के इस भाग में। तो हम शुरू करते हैं हमारी कहानी की व्याख्या। मुझे ये लड़का मेरे अपेक्षा छोटा लगता था। यहाँ बात हो रही है वसंत पाटिल की, कि वसंत पाटिल उनसे उम्र में छोटा था। मैं उससे पहले ही 5वीं कक्षा में पहुँच गया था, गलती से पिछड़ गया हूँ। कक्षा की मॉनिटरी लेखक आनंद यादव को लगता था कि कक्षा की मॉनिटरी मुझे मिलनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब लेखक को ये भी पता है कि 2 महीने में उसे किसी भी प्रकार से 5वीं कक्षा की पढ़ाई भी पूरी करनी है। कक्षा में दंगा करना, पढ़ाई की उपेक्षा करना, वो उन सब के लिए मुनासिब नहीं था। तो वो सोच लेता है कि हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और इन सब बातों के कारण उसका सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रह गया। लेखक ने अपना सारा ध्यान पढ़ाई की ओर लगाया। वसंत पाटिल की तरह वो पढ़ाई का काम करने लगा। और लेखक बताते हैं कि मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज़ के कवर चढ़ा दिए, बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे थे। लेखक क्या कहना है, मैंने काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ पढ़ना शुरू किया और मेरे सभी सवाल भी सही होने लगे थे। कभी कभी वसंत पाटिल के साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगते, क्योंकि मास्टर ने मॉनिटर बना दिया था। तो कक्षा के बच्चों के जो कॉपी जांचनी होती थी वो काम वसंत पाटिल किया करता था। तो दूसरी तरफ वसंत पाटिल की सहायता भी ये करने लगे थे, तो जिसके कारण वसंत की और लेखक की दोस्ती हो गई। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर पुकारने लगे। जो क्लास टीचर थे, मंत्री जी, मंत्री नाम के जो मास्टर आए थे, वो उसे आनंद की जगह आनंदा कहकर बुलाने लगे थे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा था और उससे पहले लेखक की माँ उनको आनंदा कहती थी, पर वो बहुत कम कहती थी। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण
और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा था, क्योंकि अब पढ़ाई में मन लगने लगा था। और दूसरा, वसंत से दोस्ती हो गई थी, कक्षा की मॉनिटरी के काम देखने लगे थे, मास्टरों से थोड़ा सा अपनापन हो गया था। तो जो अब नए मास्टर मराठी पढ़ाने के लिए आते हैं, सौंदेलकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे, पढ़ाते स्वयं वे स्वयं रम जाते थे। रमने से मतलब है कि पढ़ाते वो बिल्कुल उसी अपने पढ़ाने में ही खो जाते थे जो वो पढ़ा रहे होते थे। विशेषतः वो कविता बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। मराठी की कविताएं तो उन्हें कई याद थी ही, अंग्रेजी की कविताएं भी उन्हें याद थी। अनेक छंदों की लय, गति, ताल उन्हें अच्छी तरह आते थे। पहले वे एक आध कविता गाकर सुनाते और फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ, अभिनय मतलब एक एक्सप्रेशन के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे। वो बच्चों को जब पढ़ाते थे तो पहले खुद गाकर वो बच्चों को सुनाते और फिर बच्चों को उसका अर्थ बताने के लिए वो उसके हाव भाव के साथ ही बच्चों को उस कविता का अर्थ समझाते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते। बीच में कवि यशवंत तोबौरकर या तांबे, गिरीश, केशव कुमार, इन सब के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते कि वो इन सारे लेखकों से मिल चुके हैं। वो स्वयं भी कविता करते थे। याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध सुना देते थे, अपनी लिखी हुई कविताएं भी वो सुना दिया करते थे। ये सब सुनते हुए और अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता। मैं अपनी आँखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोककर मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल, रस पीता। मैं बिल्कुल लेखक का कहना है, मैं ये समझने की कोशिश करता था कि वो किस तरीके से कहाँ जो कविताएं सुनाते हैं, उन कविताओं को गाते हुए उनके जो हाव भाव होते हैं, जो गाते हुए उनकी ध्वनि होती है, गति, चाल, वो सब ग्रहण करने की कोशिश करते थे कि वो कविताएं किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर चराते हुए, जब वो पशुओं को चराते थे या खेतों में पानी लगाते थे, तो अकेले में खुले गले से वो सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव से, जब वो अकेले होते थे खेतों में, तो जिस तरीके से मास्टर के जो एक्सप्रेशन होते थे, मास्टर के हाव भाव और कविता के यति गति, यति गति होता है कविता में रुकना, किस स्थान पर रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ने के जो नियम होते हैं, वो आरोह अवरोह के स्वर को कितना ऊंचा कितना नीचा ले जाना है किस स्थान पर, तो वो उसी के अनुसार गाते थे। क्योंकि वहाँ सुनने वाला तो कोई नहीं था जो कोई उनका मजाक उड़ाए या कमियां निकाले। तो उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा ही अभिनय करने लगा था। बिल्कुल वैसे ही वो अभिनय करने लगे थे जैसे मास्टर किया करते थे। क्यारियाँ कब पानी से भर गई इसका भान भी नहीं रहता था, इसका भी नहीं ध्यान रहता था कि कब क्यारियाँ पानी से भरी और कब मेरा काम हो रहा था। तो मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय चला कि जैसे मैं मास्टर जी की कविताएं गाता हूँ तो वैसे ही उनकी कविताओं पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं। और इसलिए लेखक ने इन कविताओं के साथ साथ खेलते हुए, वो कहते हैं, मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। दो चीज़ें जो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करने को मिली, वो थी कि पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए या खेतों के जब वो काम कर रहे होते थे तो बहुत अकेलापन खटकता था, क्योंकि खेतों में अकेले काम किया करते थे। किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हमेशा कोई ना कोई साथ होना चाहिए, पहले ये मन होता था, क्योंकि खेत में अकेले काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पर अब क्या हुआ था, अब अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी, क्योंकि अकेलेपन में तो वो जितने अकेले होंगे उतने अच्छे से अपनी उन कविताओं को गा सकेंगे, बोल सकेंगे अपने सुरताल के साथ। तो मैं अब अपने आप से खेलने लगा था। उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा।
इस कारण कविता ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी और किसी भी तरीके का अभिनय जो एक्टिंग मुझे करनी है वो भी की जा सकेगी। तो इस तरीके से वो अपनी कविताओं की पूरी एक्टिंग कर करके उनको गाने लगे थे। कविता गाते गाते थूई थूई करके नाचा जा सकता है। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने अपनी कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसिरते पाठरी गाया धरणीवरी, को मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठाकर गाया। हर एक गाने को, हर एक कविता को अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है। तो ये खुद कोशिश करने लगे थे उन कविताओं की चाल बदल कर कि उन्हें किस किस तरीके से गाया जा सकता है। और वो गाना केशव करनी जाति नामक छंद में था। तो वो वही कोशिश करते कि ये सिनेमा के एक गाने पर, जैसे फिल्मी गाने होते हैं उसी गाने की तर्ज पर वो उसे गाने की कोशिश करते। तो उन कविताओं को, उनका कहना है कि मास्टर जी की अपेक्षा वो ज़्यादा अच्छा, मतलब उनको अभिनय के साथ गाते थे। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने के प्रयत्न करते थे। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगता कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया, क्योंकि जब बच्चा कोई अच्छा काम करेगा तो उसे उसका अवार्ड मिलना चाहिए, तो वो सबके सामने उससे गवाते थे। पाठशाला के एक समारोह में भी उन्होंने उससे गवाया। तो इसके कारण अब मुझे लगने लगा था कि अब मेरे नए पंख निकल आए, एक नया जोश मिल गया था कि सब तारीफ़ करते थे, मास्टर जी सबके सामने उससे गवाते थे। तो ये सब चीज़ें उन्हें काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। मास्टर स्वयं कविता करते थे। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। वो उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे। इसके कारण ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। पहले लेखक का मानना था कि जो ये कवि होते हैं ये कोई साधारण मनुष्य नहीं होते होंगे, ये कुछ अलग से होते होंगे जो कविताएं रचते हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं, कहानियाँ कविताएं रचना, तो ये अलग ही तरीके के होते होंगे। पर जब वो उनके किस्से कहानियाँ अपने मास्टर के मुंह से सुनने लगे तो लेखक को लगने लगा था कि हाँ, वो भी इंसान ही होते हैं। खुद सौंदलगेकर मास्टर कवि थे, लेकिन इसलिए ये विश्वास हुआ क्योंकि सौंदलगेकर भी तो खुद कवि हैं और वो अपनी आंखों से उन्हें देख रहे हैं, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ, मास्टर जो है, कवि जो होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। कवि भी अपने जैसे एक हाड़ मांस का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है। मुझे भी इस बात पर लगा कि फिर तो मैं भी कविता कर सकता हूँ। मास्टर जी ने अपने दरवाजे पर छाई हुई एक मालती की बेल थी, उस पर मास्टर जी ने कविता लिखी थी। मास्टर जी ने एक कविता लिखी थी जो उनके दरवाजे पर ही एक मालती की बेल थी और उस पर कविता लिखी थी। वो कविता और लता दोनों मैंने देखी थी। लेखक का कहना है मैंने वो कविता भी देखी जो कविता मालती की बेल पर लिखी गई थी और मालती की बेल भी देखी। इस कारण मुझे लगता था कि मैं अपने आसपास, अपने गांव में, अपने खेतों में और कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिस पर मैं कविता बना सकता हूँ। ये सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर, मतलब हर एक चीज़ पर, कोई फूल अच्छा लग गया तो उस फूल को लेकर मैं तुकबंदी करने लगा, और कोई भैंस चराते हुए फसल जो थी फसलों पर तुकबंदी करने लगा। मैं ज़ोर ज़ोर से गुनगुनाता था और मास्टर जी को दिखाने भी लगा। खुद पहले वो गाते और फिर उन्हें वो गाकर मास्टर जी को सुनाते भी थे। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगे थे अपने साथ साथ, कि जब कभी भी कोई तुकबंदी बन जाए तो वो लिख ली जाएगी। तो इसके लिए अपने साथ ही वो कागज और पेंसिल भी रखने लगे थे। और कभी अगर कागज और पेंसिल ना होते तो क्या करते थे, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उठाकर भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर वो उन्हें लिखने लगे थे। पेंसिल नहीं है यदि उनके पास, तो वो क्या करते थे कि कोई भी लकड़ी का टुकड़ा लिया, पत्थर का टुकड़ा लिया और उसे भैंस की पीठ पर वो कविताएं लिखने लगे थे। लिखता था या पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख देता था, या तो भैंस की पीठ पर, और या फिर कोई भी पत्थर होता था कहीं पर भी खेत में, उस पत्थर पर जो है कंकड़ उठाकर उससे लिखना शुरू कर देता था।
और एक आध बार में जब वो याद हो जाती थी तो फिर उसे पोंछ देता था। जब वो 2-4 बार पढ़ी तो वो याद हो गई, फिर उसे पोंछ दिया गया। किसी रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती, सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता था। रविवार के दिन जब छुट्टी होती थी तो उस टाइम और ज़्यादा टाइम मिल जाता था कविताएं बनाने का, तो सोमवार को जाकर वो मास्टर जी को अपनी कविताएं दिखाते थे। बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता। कई बार लगता कि मैंने अच्छी कविता लिखी है या अच्छी तुकबंदी की है, तो सवेरा होने तक का मैं इंतज़ार नहीं करता और रात को ही मास्टर के घर जाकर कविता दिखाता। वो उसे देखते, शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल हो जाती। और कई बार ऐसा होता कि कविता की बात ही काफ़ी देर तक छिड़ जाती थी मास्टर जी के घर पर। बोलते बोलते मास्टर बताते कि कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरीके से होता है, छंद की जाति कैसे पहचानी जाए, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसे होती हैं, अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है। वो सब चीज़ें मास्टर जी अब उन्हें समझाने लगते थे। जब वो अपनी कविताएं दिखाने जाते तो ये सारी बातें मास्टर उन्हें समझाया करते थे। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों ज़रूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या होते हैं, आदि अनेक विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते और मुझे उनके प्रति अपनापन अनुभव होता था, क्योंकि वो मुझे अपने बच्चे की तरह ये सारी चीज़ें समझाते थे। वो मुझे नई पुस्तक देते थे, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते। उन्होंने कई नई तरीके की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस ढर्रे पर कविता बनाऊं। जो वो नई नई तरीके की कविताएं मुझे सुनाते थे तो मेरा मन भी करता था कि मैं भी उसी प्रकार की नई कविताएं बनाऊं। फिर तो सारा दिन उसी दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। और इन बातों से मैं सौंदेल गिरकर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया, उनके अपनेपन के कारण और उनके इस एक नई दिशा दिखाने के कारण के एक मास्टर जी ने उनका जीवन पूर्णतः बदल दिया था। और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी थी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा था, अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता को देखने लगा था, शब्दों का नशा चढ़ने लगा था, शब्दों का क्या अर्थ होता है तो वो नशा मुझ पर चढ़ने लगा था और ऐसा लगने लगा था कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। तो लेखक को लगने लगा था कि हमेशा वो कविताओं की तरफ आकर्षित होने लगे थे, नई नई कविताएं लिखने लगे थे। तो इस तरीके से उनका जो कविताएं लिखने का सफ़र था वो शुरू हो चुका था। तो ये थी इस कविता की व्याख्या और इसके साथ ही हमने इस कविता की व्याख्या को कंप्लीट किया। तो इसके साथ ही आइए अब हम देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस थोड़े से बनते हैं वो जल्दी से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस कविता ये जो कहानी है यहाँ पर ये किस शैली में लिखी गई है, तो ये मैंने आपको बताया था ये आत्मकथात्मक शैली है जिसमें लेखक ने अपने जीवन के बारे में बताया है। और यह लेखक का जो है मराठी उपन्यास झोबी उसका हिंदी अनुवाद है और इसका हिंदी अनुवाद केशव प्रथम वीर जी ने किया है, जिसके जो मराठी का उपन्यास है उसको लिखा है आनंद यादव जी ने। लेखक आनंद यादव अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं कि पाठशाला जाने के लिए जब उनका मन करता था तो सबसे पहले वो किसके सामने हिम्मत करके अपनी इस पढ़ने की इच्छा को जाहिर करते हैं। तो हमने इस कहानी में देखा वो अपनी पढ़ने की इच्छा को सबसे पहले अपनी माँ के सामने जाहिर करते हैं। उनके पिता को वो क्या कहकर संबोधित किया करते थे, आनंद यादव जी लेखक अपने पिता को क्या कहकर संबोधित करता था, दादा। लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि उसे खेती गड्ढे की तरफ लेकर जा रही है, तो लेखक को ये इसलिए लगता था क्योंकि उसके दादा ने उसके बाबा ने खेती से कुछ भी नहीं कमाया था, वो जहाँ थे वहीं के वहीं थे और उसे ये भी पता था कि इसमें आगे कोई भविष्य खेती का ज़्यादा नहीं है और अगर वो कहीं पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छी नौकरी उसकी लग जाएगी। सबसे पहले जो खेतों में ईख का कोल्हू जो पिरोया जाता था वो कोल्हू चलने का काम होता था, वो किसके यहाँ शुरू होता था, सबसे पहले लेखक के पिता अपने खेतों में कोल्हू चलवा दिया करते थे क्योंकि उन्हें अच्छी पैसे मिलने की ज़्यादा उनका ये मानना था कि सब अच्छा भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, गुड़ ज़्यादा निकले ना निकले भाव ज़्यादा मिलना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए।
लेखक और उसकी माँ उनके पिता की सारी बातें बताने के लिए किसके पास जाते हैं पढ़ाई की बात करने के लिए, तो वो गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति दत्ताजीराव देसाई के यहाँ जाते हैं। और दत्ताजीराव देसाई जो गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वही उनके पिता को समझाते हैं कि वो उनको पढ़ने के लिए भेजे, जिसमें उसके साथ ही कुछ शर्तें भी रखी जाती हैं कि खेतों में काम करने के साथ ही उसको पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा। तो लेखक कितने बजे से कितने बजे तक खेतों में काम करते थे, वो सुबह अपना बैग लेकर जाते थे और 11 बजे तक वो खेतों में पानी देने का काम करते और उसके बाद वहीं से स्कूल जाते और आकर भी बैग रखते ही, अपना बस्ता रखते ही वो पशुओं को चराने के लिए खेतों में काम करने के लिए दोबारा से चले जाते थे। और उनके कक्षा अध्यापक का नाम क्या था, तो कक्षा अध्यापक जो थे उनके वो मंत्री नाम के मास्टर थे जो उनकी कक्षा को संभालते थे। उसके बाद जो कक्षा का सबसे शरारती लड़का था उसका नाम क्या था, वो चाहन का लड़का था जो कक्षा में सबसे ज़्यादा शैतानी किया करता था। लेखक की दोस्ती किससे हुई थी, जिसने उसका पढ़ाई में हाथ भी बटाया, तो लेखक की दोस्ती कक्षा के सबसे होशियार बच्चे जो बसंत पाटिल था उससे हो गई थी, जो हमेशा दुबला पतला सा था, होशियार था और स्वभाव से वो बिल्कुल शांत रहता था, पढ़ने में लगा रहता था, उससे उनकी दोस्ती हो गई। लेखक के जो मराठी अध्यापक जो उन्हें हिंदी मराठी पढ़ाया करते थे उनका नाम क्या था, सौंदेलगेकर मास्टर जी, जो खुद कविताएं करते थे। मास्टर सौंदेलगेकर ने किस पर कविता लिखी थी जो उनके लिए प्रेरणा बनी, तो मास्टर सौंदेलकर ने अपने घर में मालती की बेल पर कविता लिखी थी। जो आनंद यादव जी थे वो खेतों में काम करते हुए किस तरीके कहाँ पर अपनी कविताएं लिखा करते थे, तो जब उन्हें लिखने के लिए कागज़ पेंसिल नहीं मिलता था तो वो कभी भैंस की पीठ पर तो कभी पत्थरों पर कंकर से अपनी कविता की तुकबंदी लिख दिया करते थे। और इस तरीके से लेखक का जो एक सफ़र था वो पूरा तय होता है। अपने पूरे संघर्षों के साथ वो पढ़ाई की एक मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो ये पाठ आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।